कागज तो दिखाना होगा। बिना कागज दिखाए कोई काम देश में नहीं हो रहा, तो देश में रहोगे कैसे बिना कागज दिखाए? अमिताभ अग्निहोत्री को भी दिखाना चाहिए, राहुल गांधी को भी दिखाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी दिखाना चाहिए, मौलाना साहब को भी दिखाना चाहिए, जिया को भी दिखाना चाहिए। क्या दिक्कत है? अरे धर्मशाला में भी जाते हो कमरा लेने तो कागज मांगता है ना। आपने देश को धर्मशाला से भी चिरकुट बना दिया। खाला का घर है क्या? बोले आए कुंडी खरीदा, बोले मौसी हम आ गए, बोले आओ लल्ला बैठो पूरी बनाते। नहीं जी, देश है, सुरक्षा का प्रश्न है। एयरपोर्ट चले जाइए तो सब्जी मंडी लगता है, इतनी भीड़, कंधे से कंधा छिलना। स्टेशन चले जाइए तो लगता है कि बरकंडी पार करनी है। बस अड्डे चले जाइए तो बवाल, स्कूल चले जाइए तो एडमिशन नहीं, अस्पताल चले जाइए तो दाखिला नहीं। क्या चाहते हैं? देश को क्या बनाना चाहते हैं? जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल इसलिए ला पाए क्योंकि हिंदू ने देश के साथ चलने का मन बनाया और नेहरू से कहा कि ठीक है। लेकिन नेहरू जी ने एक छल किया था। वो छल ये कि उन्होंने जब लोकसभा में इसको पारित कराया मौलाना साहब, तो ये कह के कराया था कि इस बार इसको कर दो, हम बहुत जल्दी सरकार मुस्लिम कोड बिल भी लेके आएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुस्लिम कोड बिल की ओर देखा नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, जैसा कि भी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज बहुत ही जरूरी टॉपिक पे आज डिबेट की है। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है देश में। अभी ये रिपोर्ट भी आई थी किस तरह से जो हिंदुओं की आबादी घटी है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। उसी पे अमिताभ अग्निहोत्री जी का जबरदस्त विश्लेषण आज आपको देखने को मिलेगा। और मुन्ना खान जो कांग्रेसी प्रवक्ता है, उनको आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि भैया कागज़ तो दिखाना ही पड़ेगा। ये लोग जो है हर चीज़ में कागज़ दिखाते हैं लेकिन एनआरसी के लिए कागज़ दिखाने को मना करते हैं। चलिए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना। अब ये समय नहीं आ गया कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, नव बौद्ध हो, कोई हो, किसी की नानुकुर नहीं सुनी जाए। एक सख्त जनसंख्या कानून बने, सब पर लागू हो तत्काल पर। मैं तो कहूंगा जो भी सरकार आए 4 जून के जनादेश से, उसका पहला काम होना चाहिए सख्त जनसंख्या कानून बनाइए भाई। पता ही नहीं कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां हलवा पूरी खा रहा है। और मुन्ना भाई माफ करिएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं कि अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेचारे हैं। नहीं, मैंने कहा उनको पता है कहां फार्म भरना है ताकि जनता फ्लैट जब निकलेंगे तो हमको मिल जाएगा। उनको पता है। देखिए बात करते हैं। अभी आप एक पान की दुकान पे चाय के खोखे पे, प्रमोद जी एक प्रैक्टिकल नमूना देता हूं। साइकिल से जाइए, खड़े होइए, 5 मिनट कह दीजिए कि वो जो मुख्य डाकखाना है वहां जिसका खाता होगा, सुना उसमें 500 रुपया सरकार डालेगी। इतना बोल के चले जाइए साइकिल लेके। क्या डाकखाने के बाहर सेना लगानी पड़ेगी, इतनी भीड़ आ जाएगी। आप कह रहे समझ नहीं, किसी बात कर रहे हो? पर्याप्त समझ है, इससे ज्यादा समझ और इस कानून के लिए नहीं चाहिए। प्रमोद जी, क्या ये माने देश कि अगर आपकी सरकार तीसरी बार चुनकर आती है तो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जनसंख्या कानून होगा? अगर चुन करके आती है, इस शब्द में थोड़ा सा विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा। अगर नहीं प्रमोद जी, मैं उससे ज्यादा विनम्रता से कह दूं, मैं ना एक मिनट रुको, मैं 4 जून तक यही कहूंगा। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं भाजपा के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर में नहीं बैठा मित्र, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं। मेरे लिए सुन लीजिए, मेरे लिए 100 करोड़ लोगों का जनादेश मेरी आंखों के सामने होना चाहिए तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल। व्यासपीठ पर बैठे हुए महर्षि व्यास को बहुत बहुत सादर अभिनंदन और धन्यवाद। आप जिस पद पे बैठे हुए हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आपका जो रुख है वही रहना। मैं अपने वक्तव्य दे रहा था कि आपने कहा कि अगर आती है, मेरा निवेदन यह है कि अगर नहीं, निश्चित तौर पर आएगी। मैं तो ये कह रहा हूं, तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप संशोधन करें। जी हाँ, घमंड उन सभी लोगों का नहीं रहा जिनको 55 वर्षों के बाद नकार दिया जनता ने। तो घमंड तो उनका चूर चूर होता जा रहा है। पता नहीं नेता प्रतिपक्ष का भी संवैधानिक अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। लगातार बीच में नहीं, मुन्ना जी बीच में मत बोलिए, केवल आपकी आवाज जा रही है प्रमोद जी, केवल आपकी आवाज। जी हाँ, तो मुन्ना जी शांत रहें। जहां तक बात है घमंड की, तो उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। हम में तो विनम्रता है, हार में उनको मूल्यांकन करना चाहिए। हमें विजय पर विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। उनके पास नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद नहीं होने के बावजूद हमने नेता प्रतिपक्ष का पद उनको दिया हुआ है। ये है हमें विनम्रता। तो घमंड नहीं। किसी एक सरकार से, अगर किसी एक दल से उम्मीद है तो वो हम है। उसका उदाहरण बताता हूं। जो लोग कहते थे, थोड़ा सा विषयांतर ले रहा हूं आपकी अनुमति से, जो लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने कहा सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हम कह रहे हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं और वादा हम ही निभाते हैं। 370 को कहने वाले लोग कि 370 हटा देने वाले लोगों को हम मिटा दिया जाएगा, हमने 370 को मिटा के रख दिया। और इस व्यवस्था से भी इसका समाधान
हमारे ही पास है, और इस समाधान के लिए जो नीतियां बनाने के लिए जो संकल्प शक्ति है वो भी हमारे ही पास है। बृहद जनादेश प्राप्त होने जा रहा है 4 जून को, और फिर लगभग 6 जून को 6 बजे जब उद्घोष होगा राष्ट्रपति भवन से, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, और उसके बाद सरकार, जैसा कि हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 दिनों में आप देखेंगे कि अभूतपूर्व गति से अभूतपूर्व विषयों पर अभूतपूर्व तरीके से यह सरकार काम करेगी। अचंभित मत रहिएगा। और एक बार अमिताभ भाई, आपको कई बार सुना है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, याद करें एक बार सदन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग हमें राजनीतिक तौर पे जानते हैं, कम से कम उन्हें ये तो सोच लेना चाहिए कि मुझे जो करना होता है उसके लिए मैं 8 से 12 महीने पहले ही संदेश दे चुका होता हूं, संकेत दे चुका। राष्ट्र हित में बात करने वाले लोग जो 52 साल तक जिसके दफ्तर में झंडा नहीं फहराया गया वो देश हित की बात करेंगे, जो आजादी में मुखबरी अंग्रेजों की करते थे वो देश हित की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए। कुछ कथनी हो तो बताएं, कुछ करनी हो। मुन्ना खान साहब, ठीक है, समय कम है। मुन्ना खान जी आप चुप हो जाइए। प्रमोद जी लास्ट में, अब आपको थोड़ा शर्मिंदा करना चाहिए, जो होना पड़ेगा। मुझे शर्म आती है कि आप जैसा व्यक्ति इतनी बेशर्मी के साथ इतना झूठ और गलत वक्तव्य देता है, तो मुझे शर्म आती है, नंबर 1। नंबर 2, राशन के लिए तो आप, जैसा अमिताभ जी ने कहा, राशन के लिए तो आप कागज दिखाएंगे, मुफ्त की सेवाओं के लिए तो आपको कागज दिखाना है, आपको एनआरसी के लिए कागज नहीं दिखाना है, गुम हो जाएगा। ये है, ये दिखना चाहिए आपको। और इसको लिए आपने 3 तलाक का, हम 3 तलाक का कानून लेकर के आए, आपने स्वागत किया उसका? क्यों नहीं स्वागत किया आपने? लेकिन आपने स्वागत किसका किया? आपने स्वागत उसका किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था शाहबानो प्रकरण पर, जब आपके प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया, संविधान को बदलने का जो आरोप आप हमारे पर घूम कर लगाते हैं, और यही कारण है कि लोग आप पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि संविधान को और सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करने का जो कुकृत्य आप लोग करते आए हैं और कर रहे हैं, क्या आपने पूरा देश की जनता समझती है? आपने क्यों संशोधन किया उसमें? आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने का जघन्य अपराध क्यों किया था? आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने का जघन्य अपराध क्या किया था? किसानों की आत्महत्या पे हंसने वाले लोग आपको बताते हैं, देश हित की बात कर रहे हैं। महिलाओं पे हुए अत्याचार पे हंसने वाले लोग आज देश हित की बात कर रहे हैं। अरे आप अडानी हित की बात करते तो अच्छी लगती है। ठीक, रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। मुन्ना, प्रमोद जी, समय कम है। मुन्ना खान जी अभी माफी चाहूंगा, प्रमोद भाई माफी। एक बात मुझे समझ आई, जब सब कह रहे हैं कि जनसंख्या का धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो अब जो भी सरकार चुन के आए वो पहली फुर्सत में कानून बना दे। अधिकारियों को बोल दो अभी से कि भाई टाइप करना शुरू कर दो कानून, ताकि देरी नहीं, उधर शपथ लो उधर घोषित करो, बवाल काटो। दूसरी बात, मुन्ना खान साहब ने, कई बार राजनीतिक लोग हैं वो भटक जाते हैं, कई बार जानबूझ के भटक जाते हैं, कई बार गलती से भटक जाते हैं। मुन्ना खान साहब ने कहा कि जो कुछ लोग हैं जिनके पास कागज नहीं बचे वो आजादी की लड़ाई में लड़े। नहीं, समस्या वहां नहीं है। आजादी की लड़ाई हमने लड़ी 1857 से 1947 तक, 90 साल। तब का बवाल नहीं है मुन्ना खान, ये समझ लो हमेशा के लिए। ये बवाल मालूम कब का है? ये बवाल 71 के बाद का है। क्या हम उनको खोज रहे हैं? और जो अब तक चला आ रहा है, रोहिंग्या होंगे या मार, जो दुनिया भर का बवाल है, उस पर चिंतन है। 1947 में जो कुर्बानी दे रहा था उसको तो मोहल्ले में मूर्ति लगी है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, क्या नहीं लगी है? आइए हम दिखाते हैं, वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति लगी है कि नहीं लगी है? लेकिन जो गुड्डू खलीफा रोहिंग्या है उसको तो ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, क्या उसको भी वीर अब्दुल हमीद बता दें? ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। कागज तो दिखाना होगा। बिना कागज दिखाए कोई काम देश में नहीं हो रहा, तो देश में रहोगे कैसे बिना कागज दिखाए? अमिताभ अग्निहोत्री को भी दिखाना चाहिए, राहुल गांधी को भी दिखाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी दिखाना चाहिए, मौलाना साहब को भी दिखाना चाहिए, जिया को भी दिखाना चाहिए। क्या दिक्कत है? अरे धर्मशाला में भी जाते हो कमरा लेने तो कागज मांगता है ना। आपने देश को धर्मशाला से भी चिरकुट बना दिया। बोले क्यों हमें नाराजगी है? बोले क्यों भैया, क्यों नाराज हो? बोले कागज की बात कर रहे हैं। क्यों? अरे खाला का घर है क्या? बोले आए कुंडी खिड़की बोले मौसी हम आ गए। बोले आओ लल्ला बैठो पूरी बनाते हैं। नहीं जी, देश है, सुरक्षा का प्रश्न है। अच्छा, इस सिक्के को उछाल के दूसरी तरफ से देख लीजिए मौलाना साहब, देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी नहीं है कि उसकी लिस्टिंग हो? नहीं। क्यों नाराज है? मुसलमान अपने ऊपर क्यों ले रहा है? मैं तो कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री भी लिखाएंगे, मौलाना साहब भी नाम लिखाएंगे, इसमें समस्या क्या है भाई? वोटर लिस्ट में नाम डलवाते हो कि नहीं? आधार कार्ड में नंबर 1 से भी बनवाते हो, 2 से भी बनवाते हो? बोलो हाँ, तो वही नाम लिखाने में क्या समस्या भैया? अपडेटेड आधार कार्ड अगर कहीं है, बिल्कुल टंच आधार कार्ड, तो वो ऐसी बस्तियों में आपको मिल जाएगा। वहां बिल्कुल आधार कार्ड नया होगा, बिल्कुल लेमिनेटेड। क्या वो आधार कार्ड पहले बनवाते, बाकी काम बाद में करते हैं?
क्या जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? देश में इस बहस में नहीं पड़ रहा जो बात प्रमोद जी ने कही कि संसाधनों पर पहला हक किसका, यह बयान ही मूर्खतापूर्ण है। संसाधनों पर सबका हक है बराबर, पहला दूसरा क्या होता? लेकिन संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या असीमित नहीं झेली जा सकती। ये जान लीजिए, मान लीजिए, जितनी जल्दी जान लेंगे, मान लेंगे, उतना सुखी रहेंगे। मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जगह नहीं हो, मंदिरों में भक्तों के जाने के लिए जगह नहीं बचे। कितनी जनसंख्या चाहते हैं हम? एयरपोर्ट चले जाइए तो सब्जी मंडी लगता है, इतनी भीड़, कंधे से कंधा छिलना। स्टेशन चले जाइए तो लगता है कि बैतरणी पार करनी है। बस अड्डे चले जाइए तो बवाल, स्कूल चले जाइए तो एडमिशन नहीं, अस्पताल चले जाइए तो दाखिला नहीं। क्या चाहते हैं? देश को क्या बनाना चाहते हैं? हम करें किताब में कुछ लिखा हो, उससे भी मतलब नहीं। देश की किताब में क्या लिखा है, देश उससे चलना चाहिए। मेरी किताब में क्या लिखा और दूसरे की किताब में लिखा है, इससे नहीं। और मैं एक और बड़ी बात कहता हूं पूरे सम्मान के साथ, सारी किताबें, मौलाना साहब, सारी किताबें सिरमाते, सारी किताबों का एहतराम, सम्मान, लेकिन इस देश में हर किताब से बड़ा है संविधान। उससे बड़ा कोई नहीं। कोई भी धार्मिक किताब अगर संविधान से के विरुद्ध दिखेगी, उसकी कोई हिस्सा, तो देश को चाहिए कि संविधान को प्राथमिकता दे, उस हिस्से को हटा दे। नहीं चल सकता। क्या इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या ने मनुस्मृति को लागू करने के लिए जोर दिया? कभी नहीं ना। आपके लिए शरीयत जो है ना, वही 1000 साल पहले हिंदुओं के लिए मनुस्मृति थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वो क्या धोखा किया, मैं उस बहस में नहीं जाता, मैं कई बार कह चुका हूं। जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल इसलिए ला पाए क्योंकि हिंदू ने देश के साथ चलने का मन बनाया, और नेहरू से कहा कि ठीक है। लेकिन नेहरू जी ने एक छल किया था। वो छल ये कि उन्होंने जब लोकसभा में इसको पारित कराया मौलाना साहब, तो ये कह के कराया था कि इस बार इसको कर दो, हम बहुत जल्दी सरकार मुस्लिम कोड बिल भी लेके आएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुस्लिम कोड बिल की ओर देखा नहीं। क्या? बाद में एक विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए पंडित जी ने कहा, उसने पूछा, पंडित जी आपने तो कहा था कि हम मुस्लिम कोड बिल लाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि आपको पता है, अंग्रेजी में उसका हिंदी तर्जुमा बता, क्या आपको पता है हमारे यहां कितने मुस्लिम हैं? उन लोगों को ये नागवार गुजरेगा, सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी। क्यों भाई साहब? हिंदू के लिए आपने कानून बना दिया और डबल मोहर मार के, क्या? और जब आया कि भाई इधर भी बना दो, नहीं। सोमवार को शरिया और मंगल को संविधान, ये नहीं चलेगा। या तो टोटल शरिया चले, ये टोटल संविधान चले। ये नहीं चल सकता कि दोपहर 12 बजे तक शरिया से संचालित होंगे और 12 बजे के बाद शाम तक संविधान से, ऐसा नहीं चलेगा। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और आज आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अमिताभ अग्नोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया। अमिताभ अग्नोत्री जी अपने तर्कों पे जो है के लिए जाने जाते हैं, हमेशा तर्कों पे डिबेट करते हैं। दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ अग्नोत्री जी ने बहुत सही बात की कि आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाओ, चाहे एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, हर जगह भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में भीड़ है, मस्जिदों में भीड़ है, लोग जो है रोड पे कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको डिबेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।